हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। कल जैसा कि आपको पता है, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाता है, प्रिपेयर करना चाहता है उसके लिए, तो उसे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, कैसे उसको सिलेबस पीवाईक्यूज का एनालाइज करना चाहिए। हमने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें साथ के साथ ये नेट के एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो क्या हम अपने दूसरे यानी जुडिशरी या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते साथ में नेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? इसमें जो लॉ का पेपर होता है आपका पेपर 2, उसकी तैयारी कर सकते हैं या हमें अलग से 6-8 महीने बैठ के डेडिकेटेडली इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि नेट का आपका जो एग्जाम होता है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका एक तरीके से टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है। किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट हो उसको पेपर 1 तो देना ही देना है और उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और यहां मैं बात करूं तो हमारे लिए क्या होगा, पेपर 2 लॉ का पेपर होगा। ये जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट जिस स्ट्रीम का होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पेपर देना पड़ता है और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने के लिए आपको टोटल टाइम मिलता है 3 घंटे का। ये ऑनलाइन मोड के अंदर होता है, ऑफलाइन पेपर बेस नहीं होता, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आप नेट का एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मेरिट के साथ, बहुत अच्छे नंबर के साथ क्लियर किया और आप जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हो गए, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर कुछ पैसा मिलता है जिसके थ्रू आप एक अच्छे से जगह से पीएचडी कर सकते हो। एक तरीके से आपको स्कॉलरशिप टाइप मिलती है, स्टाइपेंड टाइप उसके अंदर मिलता है अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो। अदरवाइज आपको जैसे कहीं पीएचडी के अंदर एनरोल करना है या फिर आपको रिसर्च या टीचिंग लाइन के अंदर जाना है, तो आपका ये नेट का एग्जाम अगर क्वालिफाइड होता है तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेजियस, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और आजकल लगभग रिसर्च फील्ड, टीचिंग फील्ड या पीएचडी वगैरह जहां भी आप जाते हो, ये आपको रिक्वायरमेंट मांगी ही मांगी जाती है। कई बार क्या होता था कि टीचिंग फील्ड के अंदर भी अगर आप नेट नहीं हो, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो कई बार आप पढ़ा सकते थे वहां पे। लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, लोग तो पीएचडी कर करके आ रहे हैं डायरेक्ट, तो इस वजह से आप नेट का एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है कि क्या आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ में क्या आप ये नेट के पेपर के अंदर जो लॉ का आता है सेकंड पेपर, उसकी प्रिपरेशन साथ साथ हो सकती है या नहीं हो सकती आपकी। तो आइए समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। पेपर 2 हमारे लिए लॉ है वो सब्जेक्ट। टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके और टोटल इसके अंदर सिलेबस में 10 यूनिट्स होती है। कल के वीडियो के अंदर, मतलब इससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो था, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था इसका सिलेबस भी, पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करना और क्या स्ट्रेटेजी और आपका प्लान रहना चाहिए प्रिपरेशन का। जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं आपके पेपर 2 के अंदर। बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है आपका। एक बहुत अच्छी बात है ये यूजीसी नेट ने जो अपना सिलेबस निकाल रखा है इन पेपर्स के लिए, कि वहां आपका सिलेबस एकदम ऐसे ओपन एंडेड नहीं है कि केवल लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बस छोड़ दिया लिख के, अब उसमें पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, स्काई इज द लिमिट। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उसके अंडर में आपके स्पेसिफिक टॉपिक लिख रखे हैं, या जो भी यूनिट के अंदर दे रखा है आपके स्पेसिफिक सब टॉपिक्स लिख के बिल्कुल वेल डिफाइंड कर रखा है सिलेबस का। ये बहुत अच्छी बात है इन एग्जाम्स की, इन पेपर्स की। तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब इसके अंदर टोटल आपकी 10 यूनिट है। 10 में से मैंने कुछ ऐसी यूनिट्स लिखी है यहाँ पे जो आपके जुडिशरी के एग्जाम और दूसरे एग्जाम्स के साथ एक तरीके से ओवरलैप करती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपकी एक यूनिट है जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड दे रखा है सिलेबस के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स दे रखे हैं, तो वो सब टॉपिक्स दे रखे हैं जो बहुत ही कोर एरियाज हैं किसी भी जुडिशरी एग्जाम के अंदर पूछे जाने सवालों के लिए। अगर किसी जुडिशरी एग्जाम या कोई और एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कोई सवाल पूछा जाता है, तो जो बहुत स्पेसिफिक और कोर एरियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के जिनसे सवाल बनेगा, वही एरियाज यहां आपके सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रिएम्बल,
फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड स्टेट, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गए, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आपके बहुत कोर एरियाज हैं। हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ही एरियाज आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सिलेबस में दे रखे हैं यूनिट के अंदर। तो आप वहां पढ़ोगे किसी और एग्जाम या जुडिशरी एग्जाम के लिए तो यहां ऑटोमेटिकली आपका कवर होता ही रहेगा, आपको अलग से इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, बात करूं मैं लॉ ऑफ क्राइम्स, एक आपकी यूनिट है लॉ ऑफ क्राइम नाम से, उसके अंदर क्या है तो उसके अंदर आपके जो बहुत ही कोर टॉपिक्स हैं आईपीसी और बीएनएस के वो दे रखे हैं। जैसे आपके कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हो गया या जॉइंट लायबिलिटी हो गया, आपके अनलॉफुल असेंबली, इस तरीके से सेक्शन 34, सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी जो आपका होता था, एक्टस रियस क्या होता है, मेंस रिया, इंटेंशन, ये जो बिल्कुल कोर टॉपिक्स हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम जो हम आईपीसी और बीएनएस के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हैं, वही सारे आपके यहां सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा या बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इतना सिलेबस ओवरलैप होता है कि एक कैंडिडेट जो अलग से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा सिर्फ इस एग्जाम की, और दूसरा कैंडिडेट आप जैसा जो जुडिशरी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ ये पेपर देगा, तो आपके क्वालिफाई करने के, क्रैक करने के ज्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि आप जुडिशरी लेवल का पढ़ चुके हो इन सारी यूनिट्स को, तो वहां जब आप जाके क्वेश्चन देखोगे तो भले ही इतनी अच्छी तैयारी आपने इसकी नहीं करी, लेकिन पहले से आप इतना प्रिपेयर्ड हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्वेश्चंस आपको आते होंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर एक यूनिट आती है यहाँ पे कमर्शियल लॉ से रिलेटेड। तो कमर्शियल लॉ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लगभग हर जुडिशरी एग्जाम के अंदर आजकल पूछे ही पूछे जाते हैं, बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस का। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, आपका एनआई एक्ट हो गया। ये सारे के सारे ऐसे एरियाज हैं जो किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम ले लो आप, या कोई दूसरे भी एग्जाम जो लॉ से रिलेटेड है उसके अंदर इन एक्ट से या इन सब्जेक्ट से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं आपके। और जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ भी आप अपने ग्रेजुएशन में तो अच्छे से पढ़ते ही हो, और कई जो आप दूसरे एग्जाम मान लो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, बैंक लीगल ऑफिसर या दूसरे, उसमें भी कुछ पोर्शन आपका बैंकिंग और कंपनी लॉ से रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ भी आप जानते हो आजकल हर स्टेट की जुडिशरी एग्जाम का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं, आपका आरजेएस का एग्जाम्स हुआ है प्रीलिम्स का, और इस बार आरजेएस ने अपना सिलेबस चेंज किया था, और सिलेबस चेंज करके फैमिली लॉ के जो सब्जेक्ट्स है आपके हिंदू और मुस्लिम लॉ, वो उसके अंदर सिलेबस में नए इंक्लूड किए थे। इसी तरह आपके सोगा, पार्टनरशिप, ये भी इंक्लूड किए गए थे आरजेएस के अंदर। समझ आ रही है आपको चीज? तो देखिए, हिंदू और मुस्लिम लॉ के भी जो आपके बहुत ही बेसिक और कोर कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, सक्सेशन के बारे में, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में, या जैसे मैं मुस्लिम लॉ की बात करूं तो गिफ्ट, हिबा, तलाक क्या होता है, इनहेरिटेंस, इद्दत वगैरह, ये बिल्कुल बेसिक और कोर टॉपिक्स हैं फैमिली लॉ में जब आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की बात करते हो। और यही टॉपिक्स आपके यहाँ पे फैमिली लॉ की यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स में सिलेबस में दे रखे हैं। तो आप जुडिशरी के बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ ही रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीजें कवर होती जा रही हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, जूरिस्प्रूडेंस हर स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर यह पूछा जाता है जुडिशरी एग्जाम में भी। जैसे कि आपका जो उत्तर प्रदेश का होता है यूपीजेएस, उसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस भी पूछा जाता है। तो खासकर कि जो स्टूडेंट यूपीजेएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से हैं या फिर किसी और स्टेट से हैं और यूपीजेएस के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वहां उनको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपके अलग अलग जूरिस्ट के बारे में बताया गया है, अलग अलग थ्योरीज के बारे में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वहां उसके लिए वो पढ़ेंगे, तो यहां ऑटोमेटिकली ये कवर आपके होता जाएगा नेट के एग्जाम के लिए भी। कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ा यहां भी पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी कुछ स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस में आता है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मान लीजिए नहीं भी आता। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए कई चीजें होती हैं जो हमें दिमाग में याद उस टाइम नहीं आ रही होती है, हम उससे डर रहे होते हैं, और उसका रीजन केवल ये होता है कि उस टाइम हम आउट ऑफ टच होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीजें भूल जाते हैं। कोई भी स्किल है या कोई भी चीज अगर आपने सीखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्विमिंग सीखी है, ड्राइविंग सीखी है, साइकिल चलाना सीखा है, अब आप मान लीजिए 2-3 महीने 4 महीने तक स्विमिंग नहीं कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप गाड़ी चलाना भूल जाओगे।
वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है, एक स्किल है जो आप सीख चुके हो, कभी नहीं भूलोगे। केवल आउट ऑफ टच हो जाते हो तो आप जब दोबारा बहुत टाइम बाद जाते हो, स्विमिंग करने जाओगे तो पूल में जाओगे या कार या गाड़ी चलाओगे तो स्टार्ट करोगे चलाने के लिए, तो एक बार घबराहट होगी, डर लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से आउट ऑफ टच हो। यही आपका, मैं कह सकता हूं, ये जो एक सिलेबस का पार्ट है, यानी कि लॉ ऑफ थॉट्स। केवल आपको डर लग रहा है क्योंकि आप बहुत टाइम से आउट ऑफ टच हो, लेकिन याद करो, आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो लॉ कर रखी है, जिन्होंने आप ग्रेजुएशन कर रखी है लॉ के अंदर, क्लैट की तैयारी जरूर करी होगी, क्लैट का एग्जाम जरूर दिया होगा, और क्लैट के अंदर ये वन ऑफ द बेसिक या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस का माना जाता था लॉ ऑफ थॉट्स। वहां आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लैट की तैयारी के टाइम लॉ ऑफ थॉट्स। और जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हो तो आपके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी लॉ ऑफ थॉट्स आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो दो बार तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो थॉट्स अच्छे से, उसके बाद पढ़ा नहीं है, आउट ऑफ टच हो, लेकिन भूले थोड़ी हो, तो थोड़ा सा रिवाइज करोगे चीजों को, थोड़ा सा ब्रशअप करोगे कंसेप्ट को, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी थॉट्स की भी, कुछ भी भूले नहीं हो, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है आपके, केवल रिकॉल करने की देर है। समझ आ रही चीज आपको? हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, रामायण आप सबने देखी होगी, पढ़ी होगी। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तियां थी उनमें, लेकिन भूल गए थे वो अपनी शक्तियां। फिर जो जामवंत हैं, उन्होंने याद दिलाया हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में, और जैसे ही उनको याद आई अपनी शक्तियों के बारे में, तो फिर दोबारा उनमें पावर आ गई कि हाँ, मेरे में इतनी सारी शक्तियां हैं। तो थी उनमें ऑलरेडी, केवल याद नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, केवल याद नहीं आ रही है, इसलिए डर लग रहा है। थोड़ा सा ब्रशअप करोगे, इनको उठा के देखोगे चीजों को, तो सब याद आ जाएगा आपको। ठीक है? तो बिल्कुल नहीं डरना है आपको लॉ ऑफ थॉट्स से, दो बार तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो पहले। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, ये वो चीजें हैं जो आपकी जुडिशरी एग्जाम या कोई दूसरे बैंकिंग से रिलेटेड लीगल ऑफिसर के एग्जाम में आप ऑलरेडी अपने उस सिलेबस में, उसकी प्रिपरेशन में तैयार कर रहे हो, और साथ के साथ साइड बाय साइड आपका यहां पे नेट के पेपर के लिए भी वो चीजें तैयार होती जा रही हैं। अलग से आपको कोई एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना सिलेबस, और ये ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% सिलेबस कवर कर देता है। अब बात करते हैं हम बचे हुए 30 to 40% टॉपिक्स की। तो उसके अंदर भी देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल ह्यूमन राइट्स लॉ, आईपीआर, आईटी, और एक कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो देखिए, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें लॉ अपना ऑप्शनल रहते हैं, तो वहां पे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक लॉ, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, आईपीए सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन नहीं भी कर रहे आप उस एग्जाम की तैयारी, तो भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ और ये सारे लॉज अपने ग्रेजुएशन में एक एक बार पढ़े तो हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। याद नहीं आ रहे, केवल वही आउट ऑफ टच वाली बात है, पर पढ़े आपने अच्छे से। और मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो यहां पे किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आपके यूनिट के अंदर, क्या है सिलेबस में, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, इस तरीके के टॉपिक्स हैं। तो देखो, जुडिशरी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको एसेस तो तैयार करने पड़ते हैं ना, निबंध तैयार करने पड़ते हैं ना, तो उसके अंदर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में नहीं पढ़ते, जुडिशियल रिव्यू के बारे में नहीं पढ़ते। कई बार आपका ऐसे आया हुआ इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हो आप इसके बारे में। तो देखने में डर लग रहा है, केवल कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता, सब आता है आपको, सब पढ़ रखा है आपने, केवल अपनी शक्तियां याद करो, पहचानो, सब आता है आपको। इसके अलावा बात करूं मैं आईपीआर की, तो आईपीआर भी आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, या फिर स्पेशलाइजेशन करो या एलएलएम के टाइम पे आपने आईपीआर पढ़ा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, तो वो भी आपके लिए नया नहीं है, केवल ब्रशअप करने की देर है। और एक ये जो आपका टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने पहले से पढ़ रखा हो, कई बार कईयों ने पढ़ भी रखा होता है इससे रिलेटेड, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और किस तरीके से, तो देखिए, कोई भी आपको चीज दिमाग में आपके ख्याल आते होंगे कि यार इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्ट हो रहा है, अगर यही चीज किसी और कंट्री के अंदर होगी तो क्या उसका ऑफेंस बनेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या होगा। और कई बार हम न्यूज वगैरह में सुनते भी है कि एक पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस अगर इंडिया में पकड़ा गया है
तो आपको कुछ पेनल्टी या पनिशमेंट होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो सेम सब्सटेंस आपके पोजेशन में से पकड़ा गया है तो आपको डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। इसी तरीके से इंडिया में कोई अगर जुर्म हुआ है तो उसकी वही फाइन वाइन या जेल की सजा है, लेकिन बाहर किसी और देश में उसके लिए हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं, पब्लिक एग्जीक्यूशन तक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है कि एक देश में एक कानून है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो सेम चीज के लिए दूसरे देश के अंदर क्या कानून होगा, क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा, यह अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है। तो मुझे लगता है इसके लिए तो आपको बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं कि यार पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक है, बोरिंग है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं भी हो सिलेबस में तो भी ये जानकारी सबको होनी चाहिए, लीगल स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट आता है, पता रहना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आज हमने ये डिस्कस किया कि इतने सारे टॉपिक जो आपके हैं, जो मैंने आपको यहां पे बताए, ये तो ऑलरेडी आपकी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में साथ साथ कवर होते जा रहे हैं, आपको सारे के सारे आते हैं, कोई अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में केवल एक डर क्रिएट कर रखा है, एक हवा बना रखा है कि नेट का एग्जाम देना है तो जी 6 से 8 महीने बैठ के आपको डेडिकेटेडली उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इतना टाइम देना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये तो अलग ही अपने आप में पूरा एग्जाम है, टाइम मांगता है, ये मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुडिशरी या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो सब छोड़ के इसके लिए अलग से पढ़ रहे हो। आप ऑलरेडी जुडिशरी वगैरह की तैयारी करते हुए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए 70 to 80% सिलेबस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो नेट के पेपर 2 जो लॉ का होता है उसका। इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सिलेबस उठा के देखो, टॉपिक्स देखो, पीवाईक्यूज देखो कि जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं उसमें से कैसे पीवाईक्यूज आएंगे या आते हैं नेट के पेपर में, और आप ये पाओगे कि ये सारे के सारे सवाल आप ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी करते हुए, प्रीलिम्स की तैयारी करिए, एमसीक्यू आपने बहुत सारे सॉल्व किए अलग अलग सोर्सेज से, आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो कई कई बार, सब आता है आपको। और मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन भी तैयारी नहीं करते नेट के एग्जाम की, सीधा अपने जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर दे के आते हैं और क्लियर हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये सारी चीजें उनकी ऑलरेडी तैयार है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखो, ये तरीका रखो, ये सब चीजें कवर होती जा रही हैं, इस तरीके से आप दोनों चीजों के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स ही जो थोड़े से अलग मैंने आपको बताए हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक है, और एक एक बार आप इनको पहले ग्रेजुएशन या कभी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो कुछ नया या बिल्कुल ऐसा फॉरेन नहीं है आपके लिए, आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हो। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सिलेबस एनालाइज वगैरह, सारा कुछ इससे रिलेटेड हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के YouTube चैनल के साथ, आपको नेट से रिलेटेड, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड जानकारी, या अदर जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जुडिशरी या अदर लीगल एग्जाम, उन सब से रिलेटेड आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, तैयारी करते रहिए पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।